हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ऑडिटिंग वन का सेकंड चैप्टर लेके आए, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। तो इसमें बेसिकली जो आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन आईएमपी है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, क्योंकि उसका टाइटल ही है तो ये क्वेश्चन तो आईएमपी होगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट एक आईएमपी क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे दो क्वेश्चन आईएमपी है, वो आएंगे टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स में से। तो टाइप्स ऑफ फ्रॉड में एक एम्बेजलमेंट ऑफ कैश और दूसरा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। इन शॉर्ट आपको ये चैप्टर में ये तीन शॉर्ट नोट्स करनी है जो आईएमपी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, उसके बाद हम एम्बेजलमेंट ऑफ कैश का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट में बेसिकली तीन पार्ट में इसको बाइफरकेट किया गया है। पहला है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद सेकंड है सब्सिडरी ऑब्जेक्ट एंड थर्ड है अदर ऑब्जेक्ट्स। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले लिखा है वेरीफाई दैट अकाउंट्स आर करेक्टली रिटन। ये हमारा ऑडिट का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है कि जो भी हमने अकाउंट्स लिखा हुआ है वो करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। डन। तो कोई भी अकाउंट्स लिखा जाता है उसमें कोई भी प्रकार का एरर होना चाहिए नहीं। उसके बाद सेकंड है बैलेंस शीट शो अ ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो जो बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस शो द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ऑलरेडी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं एज वेल एज बैलेंस शीट जो भी बनाते हैं वो एकदम ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। अगर ये ट्रू एंड फेयर नहीं है तो शेयर होल्डर्स के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है, इसीलिए ये भी ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। तो दीज आर द मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स। अब हम आगे जाते हैं दैट इज सब्सिडरी ऑब्जेक्ट में। सब्सिडरी ऑब्जेक्ट में बेटा दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वापिस उसको बाइफरकेट किया है। एक है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर और दूसरा है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो बेटा डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड जो है उसमें से दो क्वेश्चन आईएमपी आ सकते हैं, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। वो आप अच्छी तरह से करना, अभी हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले। अब हम जाते हैं डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। तो यहाँ पे देखो आप, एरर को डिटेक्शन करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये हमारा उसका मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिट करने का। तो उसमें पहला है एरर ऑफ ओमिशन। कई बार बेटा हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो अगर रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी ये टॉपिक आपको आ चुका है कि टाइप्स ऑफ एरर का। नाउ सेकंड वन इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन हमने कोई ट्रांजेक्शन्स किया है बट वो ट्रांजेक्शन्स रॉन्गली किया है, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। क्लैरिकल एरर, कल जाके हमको कोई पोस्टिंग करना था तो हमने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया, टोटलिंग में कोई प्रॉब्लम्स कर दिया हो, डबल लिख दिया हो, तो दैट इज कॉल्ड क्लैरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कई बार हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया हो, तो कौन सी एरर बोली जाएगी इसको? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है बेटा? एक एरर दूसरी एरर के सामने सेटअप हो जाती है, तो ये एरर को हम कंपेंसेटिंग एरर बोलते हैं। यानी एक जगह पे आपको 1000 रुपया लिखना था वहां पे 100 लिख दिया और एक जगह पे 900 लिखना था वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये एरर ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी, तो दैट इज कंपेंसेटिंग एरर। दूसरा यहाँ पे है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो उसमें है टाइप्स ऑफ फ्रॉड, उसमें तीन बताए। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, कैश में कैसे फ्रॉड हो सकता है, गुड्स में कैसे फ्रॉड हो सकता है, और अकाउंट्स में कैसे मैनिपुलेशन करके हम फ्रॉड कर सकते हैं। तो उसका हम डिटेल वाइज अभी डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हम थोड़े अदर ऑब्जेक्ट इसमें ले लेते हैं। टू हैव अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। बेटा ऑडिट का पर्पस एम्प्लॉइज का मॉरल चेक करने का भी होता है। तो अगर हम ऑडिट करवाते हैं तो जैसे एम्प्लॉइज भी थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि भैया हमारा लिखा हुआ अकाउंट्स या तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब वापस ऑडिट में शो होगा, तो इसीलिए उनका मॉरल चेक भी हो जाता है। टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट में आपको पता ही है कि ऑडिट करना कई जगह पे कंपलसरी है, तो इसीलिए हमको ऑडिट भी करवाना पड़ता है। टू क्रिएट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट ऑफिस,
बेटा गवर्नमेंट ऑफिस में आपको पता है ऑडिटेड बैलेंस शीट की एक वैल्यू होती है। जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो तो आप बोलो सर्टिफाइड सीए सर्टिफाइड हमारा बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आपका ऑटोमेटिकली वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। तो बेटा ये जो हमने डिस्कस किया दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको दो दो तीन तीन लाइन लिखनी है, तो ऑटोमेटिकली इसके 5-7 पेज तो आराम से हो जाएगा। तो 14 मार्क्स के लिए 7-8 पेज दैट इज मोर देन इनफ है, आपको इतना लिखना है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है दैट इज एम्बेजलमेंट ऑफ कैश। देखो बेटा एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, तो बेटा एम्बेजलमेंट यानी कैश का बैंक बिजनेस में से उठाना, दैट इज हम उसको शॉर्ट में बोले तो उठानतरी करना। कैश को पैसा जो बिजनेस में पड़ा है उसको हम उसको मिस अप्रोप्रिएट करके उठा लेते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, जो खुद ओनर होता है वो हाजिर नहीं होता है। जैसे कि हम ले लेके भाई रिलायंस मॉल है, या तो डीमार्ट है, या तो दूसरे बड़े बड़े जो भी मॉल्स है, वहां पे जो एम्प्लॉयर जो ओनर होता है वो कभी भी वहां पे अवेलेबल होता नहीं है। तो वहां पे जो स्मार्ट एम्प्लॉयज होते हैं वो चोरी करने में माहिर होते हैं, नो डाउट। इनका इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल सिस्टम भी बहुत ही मजबूत होता है। बट हम और थोड़े छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पे इतना सारा वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए भी स्टाफिंग का नीड रहता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वहां पे वो लोग आराम से पैसे का एम्बेजलमेंट कर सकते हैं। तो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश कैसे हो सकता है, तो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक तरीका बताया दैट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स। बेटा यहाँ पे आप देखो बहुत सारे कंटेंट दिया हुआ है, एग्जाम में इतना सारा आप कंटेंट लिखने जाओगे तो 3 घंटे में सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन पूरा कर पाओगे। तो ऑलवेज याद रखो, आपको 6 से 7 पेज का क्वेश्चन जैसे 14 मार्क का आता है, तो मेरे हिसाब से 6 से 7 पेज का अगर आप उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से एलोबरेट करते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। उसमें आप बिल्कुल कोई भी तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन या तो कोई गलत इंफॉर्मेशन मत लिखिए। आपको सिर्फ 4 पत्ते भी आते हो, पर 4 पत्ते अगर आप अच्छी तरह से लिखते हो तो पेपर सेटर जो होता है या तो पेपर जो चेक करता है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो देखो उसमें सबसे पहले ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स, कैश सेल्स में भी मे नॉट बी रिकॉर्डेड एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स में बी पॉकेटेड। बेटा यहाँ पे क्या करता है, अगर कैश सेल्स हुआ है तो वो लोग कैश सेल्स हुआ है तो कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और उसका जो भी पैसा आता है वो डायरेक्टली पॉकेट में डाल देंगे और चोरी कर लेंगे। जैसे कि ओनर होता है, ओनर खाने के लिए गया तो या तो ओनर कहीं पे माल लेने के लिए गया हुआ है, तो वो कोई भी नौकर बैठा है या कोई भी बंदा बैठा है, तो उसने सपोज समझो किराने की दुकान है, उसने 500 ग्राम बादाम बेची। अब 500 ग्राम बादाम बेचने के बाद उसके पास से 400 रुपया ले लिया। अब 400 रुपया ले लिया, बादाम बेच दी। अब 400 रुपया उसके गले में डालने की जगह वो पॉकेट में डाल देगा और 400 रुपये का उठानतरी हो जाएगा और मालिक को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो थोड़ी ना रोज बादाम को वेट करने वाला है, तोड़ने वाला है। तो इस तरह से वो कैश में एम्बेजलमेंट कर सकता है। दूसरा, डेटर्स के पास से पैसा मिलता है और वो रिकॉर्ड नहीं करता है, इस तरह से एम्बेजलमेंट करता है। तीसरा, पैसा मिलता है तो लेस रिकॉर्ड करता है और एम्बेजलमेंट करता है। तो बेटा इस तरह से 2-4 पॉइंट सिर्फ आपको लिखने हैं कि भाई ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स में कैसे एम्बेजलमेंट होता है। उसके बाद नीचे देखो, एक ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, टीमिंग एंड लेडिंग मेथड है। इट मीन्स कंसीलिंग मनी रिसीव फ्रॉम वन कस्टमर एंड देन क्रेडिटेड इज अकाउंट व्हेन मनी इज रिसीव फ्रॉम द नेक्स्ट कस्टमर। हम बोलते हैं ना इसकी पगड़ी इसके सर, वैसे सिस्टम है। जैसे कि ए डेटर्स हमको पैसा दे गया है तो उसके अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा, बट जब बी पैसा देता है तो ए के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, सी पैसा देता है तो बी के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरह से कैश को भी हम एम्बेजल कर सकते हैं। उसके बाद परचेज ट्रांजेक्शन, फिक्टिशियस परचेज बता के बेटा हम जानबूझ के परचेज के बिल गलत गलत रख के कैश का एम्बेजलमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ द परचेज में भी शोन ट्वाइस, बेटा एक बार परचेज का पेमेंट की जगह हम जानबूझ के 2 बार परचेज का पेमेंट हो गया, ऐसा करके भी हम कैश का एम्बेजलमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं दैट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ कैश रिसिप्ट। तो conceal the receipt of cash from miscellaneous or extraordinary account of such as receipt from debtors whose account is write off। कई बार बैड डेट रिकवर आती है। जैसे कि बैड डेट क्या होता है आपको पता ही है कि हमने कस्टमर्स का
ऑलरेडी अकाउंट्स राइट ऑफ कर दिया होता है तो उसको हम बैड डेट बोलते हैं। अब बैड डेट रिकवर, वो डेटर्स की पोजीशन अच्छी होती है, फाइनेंशियली पोजीशन थोड़ी अच्छी होती है, तो वो हमको पैसा वापस देने के लिए आता है। तो वो पैसा जो रिकवर होता है तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं और सीधा पॉकेट में डाल देते हैं। तो इस तरह से भी हम कैश रिसीव का भी एम्बेजलमेंट करते हैं। उसके बाद इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश शुड बी यूज फॉर मेकिंग स्मॉल पेमेंट। पेमेंट फॉर लार्ज अमाउंट मस्ट ओनली बी मेड बाय अ क्रॉस चेक। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग लेस देन एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ वेरियस बिजनेस इनकम। बेटा हमारे पास जो रिसिप्ट हुआ है उसको हम लेस रिकॉर्ड करके भी मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं। तो ये सेकंड नंबर का पॉइंट है। उसके बाद मिस अप्रोप्रिएशन मनी रिसीव्ड ऑन डिस्काउंटिंग बिल, जो हमने बिल डिस्काउंट किया उसका पैसा हमको मिलता है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते और कैश का मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, दैट इज appropriation by receipt. A payment, an amount may be entered and having been paid into bank account but may not be paid into the bank। बेटा हम बोलते हैं कि बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट करवा दिया बट वो पैसा ऑलरेडी डिपॉजिट होता नहीं है और इस तरह से हम कैश का एम्बेजलमेंट करते हैं। उसके बाद है वेजेस में भी रिकॉर्डेड इन द फिक्टिशियस नेम। बेटा फिक्टिशियस यानी काल्पनिक, हमने किसी को वेजेस पे नहीं किया है तो भी हम बता देते हैं कि भैया हमने वेजेस पे किया हुआ है। खर्चे ज्यादा बता के भी हम एम्बेजलमेंट कर सकते हैं। तो बेटा ये 4 तरीके से हम एम्बेजलमेंट कर सकते हैं। पहला मैंने आपको डिस्कस किया ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स के थ्रू, फिर परचेज के थ्रू, फिर कैश रिसीव के थ्रू और कैश पेमेंट के थ्रू। तो इस 4 तरीके से हम कैश का एम्बेजलमेंट कर सकते हैं। अब हम उसको कैसे डिटेक्ट करें और कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, ये 2 चीजें वो आपको अच्छी तरह से उसको एलोबरेट करना है। तो देखो डिटेक्शन के लिए उसने बोला है कैश बुक शुड बी बैलेंस डेली एंड बैलेंस मस्ट बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कैश ऑन हैंड। बेटा आपको कैश बुक जो है, हम जो कैश बुक बनाते हैं उसको डेली मैच करना रखो, ठीक है ना, और एज वेल एज कैश का बैलेंस भी चेक करना रखो कि जिससे हम एरर को डिटेक्ट यानी फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैंक पासबुक एंड कैश बुक मस्ट बी कंपेयर्ड। दोनों कैश बुक और पासबुक दोनों का बैंक का जो उसका बैलेंस है दोनों का आप कंपैरिजन करो और उसको रिकंसाइल करो कि जिससे आप आराम से फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डेटर्स के पास से उनका लेजर मंगवाओ, क्रेडिटर्स के पास से लेजर मंगवाओ। तो इस तरह से भी हम एरर को डिटेक्ट फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये सब रीजन है कि किस तरह से हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उसको डिटेक्शन के बाद अब हम प्रिवेंशन पे आते हैं। तो प्रिवेंशन में देखो एन एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस सो दैट द वर्क वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर पर्सन। बेटा कोई भी चीज एक बंदे के हाथ में दे देने का, उसको इंटरनल चेक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि भाई एक चेक करता है उसके बाद दूसरा भी चेक करता है, तो ऑटोमेटिकली जो भी हमने फ्रॉड किया हुआ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पावर ऑफ कैशियर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। बेटा कैशियर का पावर जो है कैश का वो रिस्ट्रिक्टेड कर दो। बैंक रिसिप्ट बुक शुड नॉट बी kept with the cashier but must be kept under the lock and key and only responsible officer should be authorized to sign and issue receipt। डन बेटा, तो उससे भी हम आराम से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रेस्ड पेटी कैश शुड बी यूज्ड। बेटा इम्प्रेस्ड पेटी कैश में छोटा छोटा जो खर्चा करना होता है उसके लिए हम उसको पैसा दे देंगे तो उससे भी हम फ्रॉड को रोक सकते हैं। ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड हैव द ऑथोरिटी टू ग्रांट डिस्काउंट अलाउंस एंड बैड डेट। बेटा ये सब किसी को भी अलाउड नहीं करना है, जो ऑथराइज पर्सन है उसको ही बोलेंगे कि भैया डिस्काउंट तू दे सकता है, अलाउंसेस और बैड डेट जो ऑथराइज पर्सन है उसको ही बोलना है, सब उसके लिए सबको हमको बोलना नहीं है। डन। द डिवीजन ऑफ अकाउंट वर्क शुड बी अरेंज दैट इट इज नॉट लीव एनी स्कोप ऑफ मिस ऑक्यूपेशन। बेटा कैशियर शुड नॉट बी अलाउड टू मेक एनी एंट्री इन लेजर। कैश बुक कैशियर को हम एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। तो इस तरह से भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा ये था मेनली कैसे हम उसको डिटेक्ट और कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली एग्जाम में लिख पाओगे। अब उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता है, दैट इज प्रिवेंशन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। बेटा तो ये तीसरा क्वेश्चन है, पहला हमने डिस्कस किया ऑडिट, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, दूसरा क्वेश्चन हमने किया मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और यानी एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, और तीसरा है दैट इज अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। तो बेटा गुड्स में देखो, where the system of internal check is not satisfactory, there are possibilities of misappropriation of goods by employee. There are more possibilities of misappropriation of goods when the goods are less bulky but of higher value. The management usually pays less attention to the deflection of goods as compared to the misappropriation of gas. बेटा देखो, माल की भी चोरी जो होती है वो भी बहुत बड़ा नुकसान हमको करके देती है। सिर्फ आप ऐसा मत समझो कैश है वही हमारी एसेट्स है, अगर हमारा गुड्स भी चोरी हो जाए वो भी हमारा एसेट्स है। कल जाके आपकी ग्रोसरी की शॉप है, दुकान में से काजू का डब्बा चोरी हो गया। अब 10 किलो का काजू का डब्बा हो, 800 रुपए का रेट हो, तो 8,000 रुपए का आपको सीधा चूना लग जाए। आप समझो, सोना चांदी की दुकान है, वहां पे 1 तोला या तो आधा ग्राम भी सोना मिस अप्रोप्रिएट हो जाए तो भी आप समझो 30-40 हजार रुपए का नुकसान हो जाए। तो गुड्स भी आपकी एसेट्स ही है, उसको भी आपको अच्छी तरह से संभालना है। तो कैसे मिस अप्रोप्रिएशन होगा वो देखो, परचेज, गुड्स might have been purchased but the invoices may be suppressed and goods may be misappropriated. They may not be actually purchase return. There may not be actual purchase return, but some of the goods may be shown in like that and misappropriated. Beta, goods might have been purchased but the invoice may not be suppressed. हमने माल खरीदा है बट इनवॉइसेस हम बताते ही नहीं है, तो इन्वेंटरी में बोलेगा ही नहीं। माल परचेज, गुड्स परचेज किया है तो इन्वेंटरी तो कम दिन होगा, बट जानबूझ के आप परचेज का बिल दबा देते हो। परचेज का बिल दबा देते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो गुड्स आपके पास रहता है, उसका आप मिस अप्रोप्रिएशन करते हो, या तो परचेज रिटर्न बता के, एक्चुअली परचेज रिटर्न हुआ ही नहीं होता, बट आप बोलते हो कि सर वो तो परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न हो गया उसका मतलब क्या, गुड्स गोज आउट, और इस तरह से आप गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करते हो। सेल्स, गुड्स माइट नॉट हैव बीन सोल्ड बट फिक्टिशियस इनवॉइसेस में बी प्रिपेयर्ड। आपने गुड्स बेचा भी नहीं है तो भी आप जानबूझ के फिक्टिशियस काल्पनिक इनवॉइसेस बता देते हो और गुड्स बेच दिया ऐसा बताते हो और गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करते हो। कंजप्शन, एक्सेस कंजप्शन ऑफ मटेरियल में भी शो, आपने इतना सारा गुड्स यूज नहीं किया होता तो भी बोल दिया सर हमने तो इतना सारा गुड्स यूज कर दिया, दैट इज एक्सेस कंजप्शन। गुड्स यूज हुआ होता है 50 किलो, आप बता देते हो 80 किलो 70 किलो, और 20 किलो का गुड्स का आप मिस अप्रोप्रिएशन करते हो। स्टॉक टेकिंग, अगर स्टॉक टेकिंग के टाइम भी आप जितना स्टॉक होता है वो बताते नहीं हो, और स्टॉक का जैसे कि आपके पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हो 10,000 किलो, आप बोल रहे हो तो 9,000 किलो पड़ा है, तो इस तरह से आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर देते हो। अब ये गुड्स का जो मिस अप्रोप्रिएशन किया है उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे राइट साइड पे जो पेज है उसमें, इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट सच फ्रॉड as it is not possible to take stock frequently, hence the auditor has to extremely careful and should follow the step to detect such fraud. In order to find out misappropriation of goods in respect of purchase, copy of order, goods received, registered and delivery challenge should be checked. Statement of account should be sent to creditors and their consent should be obtained. देखो बेटा, अगर कोई भी गुड्स परचेज करते हो आप तो कॉपी ऑफ ऑर्डर चेक करो, डिलीवरी चलन चेक करो, एज वेल एज क्रेडिटर्स को भी कंसेंट भेजो। क्रेडिटर्स को भी बोलो कि भाई हमारे पास भी कंसेंट आना चाहिए अगर आप माल बेचते हो तो ऑटोमेटिकली चोरी होगी नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, ऑर्डर रिसीव्ड, कॉपीज ऑफ डिलीवरी चलन एंड गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर शुड बी चेक, ओके। और डेटर्स का भी कंफर्मेशन लो कि भैया माल मिला है कि नहीं मिला, तो हमको तुरंत ही इन्फॉर्म करे। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द फ्रॉड कनेक्शन विद द कंजप्शन ऑफ गुड्स, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट, बिन कार्ड एंड एंटीजन स्टोर्स लेजर शुड बी कंपेयर एंड चेक। डन बेटा।
अगर आप गुड कंजप्शन होता है, जो जो तीसरी तरह का यहाँ पे जो दिया था उसके बारे में डिस्कशन किया है। बिन कार्ड चेक करो, मटेरियल ट्रांसफर नोट चेक करो, फिर इन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजप्शन आर प्री डिटरमाइंड देन एक्चुअल कंजप्शन शुड बी कंपेयर विद स्टैंडर्ड। हमने ऑलरेडी ये वेरिएंस के चैप्टर में सीख ही लिया है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करो कि भाई ज्यादा तो वेरिएंस नहीं आया ना, तो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ज्यादा वेरिएंस आया कि नहीं आया। तो बेटा these are the methods to detection the fraud. Now prevention, उसको कैसे रोका जाए। तो देखो बेटा, उसका लास्ट पॉइंट हम डिस्कशन कर देते हैं, उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। There should be an efficient system of internal check। ये तो आपको हर बार लिख ही देना है। इंटरनल चेक एकदम प्रॉपर होना चाहिए कि जिससे आप प्रिवेंशन कर सकते हो। A scientific procedure for purchase of material should be laid down. The head department require material or the stockkeeper should be authorized to send purchase requisition to purchase officer and the latter should make purchase only on the basis of requisition। बेटा रिक्विजिशन नोट के बिना परचेज होना चाहिए नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप उसको फ्रॉड को प्रिवेंट कर सकते हो। In order to control consumption of goods should be issued against the material requisition, उसके सामने ही और साइन बाय ऑथोराइज पर्सन की होगी तो ही माल इश्यू करना है, वरना करना नहीं है। चौथा पॉइंट, अ सिस्टम ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी शुड बी इंट्रोड्यूस। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करो, उसको इन्वेस्टिगेट करो। A rigid and efficient system of stock taking and stock valuation should be adopted। बेटा efficiently सिस्टम स्टॉक टेकिंग की बनाओ, वैल्यूएशन की बनाओ। ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड बी ऑथराइज टू राइट ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स और वेस्टेज। कई बार गुड्स डिफेक्टिव ना हो और वेस्टेज ना हुआ हो तो भी जानबूझ के वेस्टेज और डिफेक्टिव बता के गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। बट जो रिस्पॉन्सिबल और ऑथराइज पर्सन है उसको हम बोलेंगे कि भैया जो प्रॉपर चेक करना कि भैया वेस्टेज है कि नहीं है, उसकी साइन के बिना वेस्टेज और गुड्स को हम ऐसे ही डिफेक्टिव मान लेंगे नहीं। तो बेटा ये सब रीजन थे जिससे हम गुड्स को, देखो यहाँ पे बहुत ही क्वेश्चन ये भी इजी था, उसमें भी कम से कम 4 पॉइंट पे डिस्कस किया था, परचेज, सेल्स, कंजप्शन, स्टॉक टेकिंग, और उसके बारे में बार बार डिस्कशन किया गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, मैंने तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको कुछ भी डाउट हो, और ये एग्जाम के लिए आईएमपी था, तो पहला चैप्टर में जो डिस्कस किया था उसमें एक डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, और तीसरा क्वेश्चन है अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी एंड ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। ये 3 क्वेश्चन आईएमपी है। दूसरे चैप्टर्स में ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, ये आईएमपी है। तो ये 2 चैप्टर्स हमने ओवर किए हैं। आपको कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, एज वेल एज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और कुछ भी आपको पूछना हो तो भी मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।